बैक टू नर्सिंग ऑरा। एंड पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि ADHD की डेफिनेशन क्या होती है, ADHD होता क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, एंड टाइप्स क्या क्या होते हैं ADHD के। एंड इवन वी स्टडीड अबाउट पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। नाउ इट्स टर्न टू स्टडी अबाउट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ADHD। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं जिसकी हेल्प से हम पहचानते हैं कि इस बच्चे में ADHD हो सकता है। तो इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, राइट। पहला तो इन चिल्ड्रन, बच्चों में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम दिख सकती हैं। एडोलेसेंट्स में क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दे सकती हैं, एंड एडल्ट्स में क्या दिख सकता है। ओके, सो तीनों के क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे। बच्चों में डिफरेंट होगा, एडोलेसेंट्स में डिफरेंट होगा, एडल्ट में डिफरेंट होगा। तो चिल्ड्रन में क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चे हैं तो स्कूल जाएंगे तो क्लासरूम डिस्टर्बेंसेज होगी, क्लासरूम डिस्टर्बेंस। तो मैंने जैसे कि पहले लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि ज़्यादातर जो है ना स्कूल से कंप्लेंट्स आने लगती हैं कि बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, सबको परेशान कर रहा है, ये सारी चीज़ें। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। अब क्योंकि अटेंशन तो प्रॉपर्ली दे ही नहीं पा रहे हैं, अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो भी पुअर होगी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। एक्सेसिव रनिंग, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी की वजह से बच्चा इधर से उधर भागता रहेगा, एक जगह पर टिक नहीं पाएगा, बैठेगा नहीं एक जगह पर। देन डिफ़िकल्टी ऑफ वेटिंग टर्न, ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ़िकल्टी वेटिंग टर्न, अपनी टर्न का वेट ही नहीं करेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव है कि अपनी टर्न आने से पहले ही उन्हें काम करना है, राइट। नेक्स्ट अगर एडोलसेंस में देखें तो रिस्की बिहेवियर होगा। अब ये रिस्की बिहेवियर क्यों हो रहा है, रिस्की बिहेवियर इज़ ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, एंड अटेंशन भी नहीं है, अटेंशन दे के चीज़ों को सुन ही नहीं रहे हैं, रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, राइट। इमोशनल डिसरेगुलेशन भी हो सकता है, इमोशनल डिसरेगुलेशन। तो क्योंकि इमोशंस रेगुलेट नहीं हो रहे हैं उनके, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आएंगी। देन लो सेल्फ स्टीम, अब जब अटेंशन नहीं दिया जाएगा, बचपन से ही ना अटेंशन दी, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ यहाँ चाइल्डहुड में, तो एडोलसेंस में आते आते तो सेल्फ स्टीम तो कम हो ही जाएगी। ओके, इट्स ऑब्वियस। नेक्स्ट अगर एडल्ट्स में देखें तो क्या हो सकता है, एडल्ट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हो सकती है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब एकदम अपनी ख्वाबों की दुनिया में खो जाना, चीज़ें सोचने लगना, कहानियाँ बनाने लगना, लेकिन काम नहीं करना है, राइट। देन पुअर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा। देन रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जब होता है ना, वहाँ पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आना बहुत कॉमन होता है। एंड ADHD में तो इम्पल्सिविटी इतनी ज़्यादा है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आ ही सकती हैं। देन ड्यू टू इट जॉब इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जॉब इंस्टेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ADHD, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि चिल्ड्रन में जो फीचर्स हैं वो अलग होंगे, एडोलेसेंट्स में अलग होंगे, एंड एडल्ट्स में फीचर्स डिफरेंट होंगे, राइट। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डायग्नोज ADHD। तो ADHD को डायग्नोज कैसे करेंगे। नाउ डायग्नोसिस ऑफ ADHD, अब डायग्नोसिस जो होती है ना, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्राइटेरिया। तो DSM-5 के अकॉर्डिंग किस तरह से डायग्नोज करेंगे वो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ओके। सो अकॉर्डिंग टू DSM-5 डायग्नोसिस के लिए फर्स्ट इज़ द एज फैक्टर। एज जो है वो, जो सिम्टम्स आ रहे थे वो 12 ईयर से पहले पहले आने चाहिए, राइट। तो एज में मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सिम्टम्स शुड स्टार्ट बिफोर 12 ईयर्स। अगर 12 साल के बाद ये सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं तो वो ADHD नहीं है, वो कुछ और ही हो सकता है। तो पहला हमारा क्राइटेरिया, जो हमारा डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है ना, वो फर्स्ट क्राइटेरिया यही है कि 12 साल से 12 ईयर्स की एज से पहले पहले सिम्टम्स जो है वो दिख जाने चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, ड्यूरेशन। अब सिम्टम्स तो हमने देख लिए कि 12 साल की एज से पहले पहले, 12 ईयर की एज से पहले पहले चाइल्डहुड में ही सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं। नाउ ड्यूरेशन क्या है कि कम से कम लाइक एटलीस्ट
6 मंथ्स, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक वो सिम्टम्स होने चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए सिम्टम्स होने चाहिए। सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। अगर 6 महीने तक सिम्टम्स प्रेजेंट हैं तब कहीं ना कहीं हम कहेंगे दिस मे बी ADHD। तो सस्पेक्ट करेंगे कि ये ADHD हो सकता है, 12 ईयर्स की एज से पहले आ रहा है, 6 मंथ्स तक सिम्टम्स आ रहे हैं, एटलीस्ट 6 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट विल बी सेटिंग्स, थर्ड विल बी सेटिंग्स, कहाँ कहाँ सिम्टम्स आ रहे हैं। तो एटलीस्ट 2 सेटिंग्स, 2 सेटिंग्स में सिम्टम्स आने चाहिए, एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में सिम्टम्स होने चाहिए। लाइक अगर मैं एग्जांपल के लिए कहूँ तो एक तो हो गया घर पे एंड दूसरा स्कूल में। तो 2 जगह पे, घर पे, स्कूल में या वर्क पे हो सकता है। खैर चाइल्डहुड में तो वर्क प्लेस कुछ नहीं होगा, तो वर्क की जगह हम लिख सकते हैं प्लेग्राउंड, राइट। कुछ बुक्स में आपको वर्क पे लिखा हुआ दिखेगा। तो 2 जगह एटलीस्ट सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए। एंड फोर्थ इज फंक्शनल इम्पेयरमेंट, फंक्शनल इम्पेयरमेंट, फंक्शनल इम्पेयरमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए। लाइक डेली लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रही है, डेली लाइफ अफेक्ट हो रही है। ओके, तो ये 4 क्राइटेरियाज होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ADHD हो सकता है। फर्स्ट इज़ कि एज जो है वो 12 ईयर से कम होनी चाहिए जब हमारे सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हैं। 12 ईयर से छोटे बच्चों में सिम्टम्स स्टार्ट होने चाहिए। देन एटलीस्ट 6 मंथ तक सिम्टम्स चलने चाहिए। एटलीस्ट 2 सेटिंग्स में होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि घर पे ऐसी हरकतें कर रहा है या स्कूल में ही कर रहा है। अगर एक ही सेटिंग में कर रहा है तो मे बी उस सेटिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, एंड फोर्थ इज फंक्शनल इम्पेयरमेंट होनी चाहिए, मतलब डेली लाइफ ही अफेक्ट होनी चाहिए। तब हम सस्पेक्ट करेंगे कि जो बच्चा है उसे ADHD हो सकता है, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट करेंगे कैसे। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट, अभी तक हमने देखा डायग्नोसिस का क्राइटेरिया क्या होता है। अब डायग्नोस्टिक असेसमेंट देख लेते हैं कि हम जब डायग्नोस कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें असेस करनी है और क्यों करनी है। सो फर्स्ट हम क्या असेस करेंगे, क्लिनिकल इंटरव्यू लेंगे। क्लिनिकल इंटरव्यू में क्या होता है कि जब भी बच्चा आपके पास आएगा ना तो आपको इंटरव्यू लेना है। लाइक आपको असेस करना है, पूछताछ करनी है। किससे कर सकते हैं ये हम, पेरेंट्स से कर सकते हैं, ऑब्वियसली बच्चे के पेरेंट्स से करेंगे। स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है तो टीचर्स से करेंगे, राइट। और पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे इसमें, पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट या क्लाइंट जो भी बोल सकते हैं हम, तो उस बच्चे की हिस्ट्री भी लेंगे, राइट। अब हिस्ट्री में क्या आएगा, हिस्ट्री में पेरेंटल हिस्ट्री भी आएगी, पेरेंटल हिस्ट्री, जेनेटिक्स की हिस्ट्री आ जाएगी इसमें, एंड कोई भी पास्ट ट्रॉमा या पास्ट हिस्ट्री आ जाएगी, पास्ट ट्रॉमा या हिस्ट्री कोई भी, वो सारी चीज़ें आएंगी। एंड प्रेजेंट भी, प्रेजेंट हिस्ट्री तो आएगी ही आएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बिहेवियरल रेटिंग स्केल्स, बिहेवियरल रेटिंग स्केल्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा लाइक कॉर्नर्स रेटिंग स्केल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग असेस कर सकते हैं कि ADHD हो सकता है या नहीं। एंड सेकेंड इज वेंडरबिल्ट ADHD स्केल, ठीक है। ये 2 स्केल होते हैं हमारे ADHD को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड यहाँ पे आता है ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर अब हम ऑब्जर्व करेंगे किसको, चाइल्ड को ऑब्जर्वेशन करेंगे। जो भी पेशेंट आ रहा है तो पेशेंट की हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, पेशेंट्स ऑब्जर्वेशन, कि उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरह का बिहेव कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ADHD है या नहीं है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज रूल आउट अदर डिसऑर्डर्स, कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है साथ में, तो ये भी देखना होता है। लाइक किसी और प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं हो रही है, लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑटिज्म या लर्निंग डिसेबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। नेक्स्ट नाउ मूव टूवर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ ADHD, मैनेजमेंट ऑफ ADHD का मैनेजमेंट कैसे होता है। तो अभी तक के टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट, क्योंकि
हम लोगों ने डायग्नोज कर लिया, हमें पता है एडीएचडी क्या होता है, हमें सारे फीचर्स दिखाई दे गए, टाइप भी पता है, सब कुछ पता है, डायग्नोसिस कर ली। नाउ मैनेजमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि मैनेज तो करना ही करना है। सो मैनेजमेंट भी दो तरह की होती है, एक तो आपकी नॉन फार्माकोलॉजिकल हो गई, नॉन फार्माकोलॉजिकल, राइट, एक हो गई हमारी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल, एंड थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए होती है नर्सिंग मैनेजमेंट, राइट, बिकॉज वी आर नर्सेज, तो हमें नर्सिंग मैनेजमेंट भी तो करनी है। नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट तीनों पार्ट्स है इसमें। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में देख लेते हैं क्या क्या आता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो आता है साइको एजुकेशन, साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन हमें किस किस को देनी होती है, तो साइको एजुकेशन बच्चे को तो देंगे नहीं, राइट, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, इतना तो वो समझ नहीं पाएगा। तो साइको एजुकेशन हम लोग देंगे पेरेंट्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, इन लोगों को हम लोग साइको एजुकेशन देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि एडीएचडी नहीं है, बच्चे में लेजीनेस है, इन्हें लगता है कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये ऐसे कर रहा है, ऐसे कोई इलाज की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें साइको एजुकेशन देने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा नॉर्मल हो सकता है, इसे कोई ऐसी बीमारी नहीं है बहुत बड़ी, ये ट्रीट की जा सकती है, तो ये सारी साइको एजुकेशन देनी है। सेकेंड, बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी। तो बिहेवियरल थेरेपी के लिए, ये बिहेवियरल थेरेपी जो होती है ना, ये दोनों को देते हैं हम, पेशेंट को भी देंगे, मतलब पेशेंट मतलब चाइल्ड को देंगे, एंड उसके पेरेंट्स को भी बिहेवियरल थेरेपी देंगे। तो उन्हें भी पेरेंटिंग टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरह से बच्चे को मैनेज करना है। तो ये हम बिहेवियरल थेरेपी कर क्यों रहे हैं, गोल्स क्या हैं हमारे, टू इम्प्रूव अटेंशन एंड टू रिड्यूस इम्पल्सिविटी। वही चीज़ें जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसी को ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं मोस्टली, राइट। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो बिहेवियर थेरेपी या तो हम डायरेक्टली बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं, या फिर हम सीबीटी, पूरी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दे सकते हैं। इसमें हम कॉग्निशन भी इन्वॉल्व करेंगे एंड बिहेवियर भी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। मोस्टली जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है ना, ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है इस केस में, राइट। तो स्पेशली अगर एडल्ट्स के केस में है, एडल्ट्स के केस में या फिर एडोलेसेंट्स के केस में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल थेरेपी मानी जाती है। एडल्ट और एडोलेसेंट्स में बहुत ही यूज़फुल थेरेपी है, क्योंकि हम उन्हें कॉग्निटिव तरीके से समझा भी सकते हैं चीज़ें और बिहेवियर भी चेंज करवा सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है पेरेंट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, पेरेंट्स मैनेजमेंट ट्रेनिंग कि किस तरह से बच्चे को संभालना है, किस तरह से बच्चे के साथ बिहेव करना है, क्या उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरह से हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को यूज़ कर सकते हैं ऐसे बच्चों में, इनका बिहेवियर चेंज करने के लिए। तो बिहेवियर थेरेपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होती है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, राइट। उसके बाद स्कूल इंटरवेंशंस कर सकते हैं, स्कूल इंटरवेंशंस, सोशल स्किल ट्रेनिंग कर सकते हैं, सोशल स्किल ट्रेनिंग। तो सोशल स्किल ट्रेनिंग कब यूज़फुल होगी, जब पीयर रिलेशनशिप इशूज़ है, मतलब फ्रेंडशिप नहीं हो पा रही है बच्चों से, बच्चों के साथ खेलने में प्रॉब्लम हो रही है, झगड़े हो जा रहे हैं, इम्पल्सिव कम्युनिकेशन हो रही है, तो वहाँ सोशल स्किल ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन काउंसलिंग, काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग फॉर एडीएचडी। तो एडीएचडी की काउंसलिंग भी दे सकते हैं हम पेरेंट्स को, टीचर को, बच्चों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब काउंसलिंग में आप लोगों को पता होगा काउंसलिंग टेक्निक क्या क्या होती हैं। चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं काउंसलिंग टेक्निक्स क्या होंगी। तो एक्टिव लर्निंग, सबसे पहले हमें सुनना है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद बिहेवियर गोल सेटिंग, कि किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, बिहेवियरल गोल सेटिंग, किस तरह का बिहेवियर हम चाहते हैं कि ये हो, राइट। फिर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट सिखा सकते हैं इसमें। स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी के बच्चे को एडीएचडी है तो आप समझ सकते हैं कि उनके पेरेंट्स में कितना ज़्यादा लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा, राइट। फिर बच्चों को मोटिवेशनल इन्हांसमेंट कर सकते हैं, बच्चों में कर सकते हैं, एडल्ट्स में कर सकते हैं, लाइक उनके पेरेंट्स में कर सकते हैं,
क्योंकि जैसे कि हमने एडल्ट्स में बताया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं होती जॉब से, तो ये सारी चीज़ों के लिए मोटिवेशनल इन्हांसमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल में। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ADHD में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम लोगों को क्या क्या देना है? फर्स्ट स्टिमुलेंट्स देंगे। स्टिमुलेंट्स, तो स्टिमुलेंट्स क्या करेंगे? स्टिमुलेंट्स जो है ना वो हमारे फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। ADHD की ट्रीटमेंट के लिए स्टिमुलेंट्स जो हैं वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। एग्जांपल्स के लिए मिथाइल फेनिडेट, एम्फिटामिन। तो ये सारे, ये दोनों जो ड्रग्स हैं ना वो स्टिमुलेंट, एज ए स्टिमुलेंट काम करती हैं और ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं ADHD के लिए। तो ये करेंगी क्या? स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं डोपामाइन, क्योंकि हमारे ADHD में क्या हो रहा था, जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स थे स्पेशली डोपामिन, वो डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था। तो यहाँ पे ये डोपामिन को इंक्रीज कर देंगी। तो इससे क्या होगा कि फोकस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, दस इम्प्रूव फोकस। डोपामिन इंक्रीज करने से फोकस इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि डोपामिन इंक्रीज होगा तो यहाँ मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन आएगा कोई भी काम करने के लिए। जब मोटिवेशन आएगा तो अटेंशन अपने अपने आप आ जाएगी। अब अटेंशन आ जाएगी तो फोकस तो इम्प्रूव होगा ही होगा, राइट। तो स्टिमुलेंट्स जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स में आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड वन इज नॉन स्टिमुलेंट्स। एक तो हमने स्टिमुलेंट्स में दे दिए, सेकेंड होता है नॉन स्टिमुलेंट्स में हमारी कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? एटोमोजेक्टिन एंड क्लोनिडिन। तो ये हमारे नॉन स्टिमुलेंट ड्रग्स के एग्जांपल्स हैं। ये हमें कब देने हैं? जब स्टिमुलेंट्स टॉलरेट नहीं हो पा रहे हैं, व्हेन इनके इंडिकेशंस होते हैं। वैसे तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स ही देनी है, स्टिमुलेंट्स ही देने हैं बच्चे को, बट अगर स्टिमुलेंट्स जो है वो टॉलरेट नहीं हो पा रहे हैं, इंडिकेशन क्या है? व्हेन स्टिमुलिन आर नॉट टॉलरेटेड, तब हम क्या करेंगे? नॉन स्टिमुलेंट्स देंगे, राइट। या फिर दूसरी इंडिकेशन क्या हो सकती है कि एंजाइटी प्रेजेंट है। अगर एंजाइटी प्रेजेंट है तो भी हम नॉन स्टिमुलेंट्स देंगे, ताकि ये क्या करेगा? एंजाइटी को रिड्यूस करेगा। अब इनके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लाइक डिक्रीज एपेटाइट, इंसोम्निया, हेडेक, इरिटेबिलिटी, इंक्रीज हार्ट रेट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो तो कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं ड्रग्स के, राइट। तो वो सब, उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। नाउ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर नर्सेज आर दी नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं ADHD की, कि किस तरह से ADHD के बच्चों को, ADHD के पेशेंट को किस तरह से मैनेज किया जाता है, राइट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा? सबसे फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ईच, हर एक कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारा होता है वो होता है असेसमेंट। जब हम लोग नर्सिंग असेसमेंट करते हैं तो हमें ADHD के पेशेंट में क्या क्या चीज़ें देखनी हैं। तो हमें बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करनी है, किस तरह का बिहेवियर है, बिहेवियर पैटर्न क्या क्या चल रहे हैं। अटेंशन स्पैन देखना है। ऑब्वियस सी बात है कि अटेंशन डेफिसिट है तो अटेंशन स्पैन तो देखना ही होगा कि कितना अटेंशन है। नॉर्मल जो अटेंशन स्पैन हमारा होता है वो 20 to 30 मिनट्स होता है। मोस्टली 30 मिनट्स और 45 मिनट्स तो अटेंशन स्पैन होता है, बट ADHD के केस में अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो जाएगा। तो कम हो, कितना अटेंशन स्पैन है वो भी देखना होगा। देन इम्पल्सिविटी लेवल, इम्पल्सिविटी लेवल कितना है, हाइपर एक्टिविटी कितनी है, वो सारी चीज़ें भी असेस करनी है, राइट। तो ये तो हो गया असेसमेंट वाला पार्ट। सेकेंड थिंग इज नर्सिंग डायग्नोसिस। तो यहाँ पर हम ADHD से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके अकॉर्डिंग नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस बच्चे को दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, राइट। तो ये सारी चीज़ें उसमें हो जाएंगी। सो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकती है? लाइक एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी तो होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हम नर्सिंग डायग्नोसिस आप नंदाज डायग्नोसिस से देख सकते हैं। नंदा इंटरनेशनल डायग्नोसिस से देख सकते हैं।
वहाँ से आप लोग डिफरेंट टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट वहाँ से उठा सकते हैं। नेक्स्ट हम गोल सेट करते हैं। गोल सेटिंग करनी है कि हमें किस तरह का बिहेवियर चाहिए, किस तरह का बिहेवियर हम चाहते हैं कि लास्ट में आए। तो आफ्टर दी CBT, आफ्टर बिहेवियरल थेरेपी या जो भी हम थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आफ्टर दी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो गोल सेटिंग में आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज़ नर्सिंग इंटरवेंशंस। क्या क्या हम चीज़ें इंटरवेंट करेंगे, नर्सिंग इंटरवेंशंस। तो इसमें नर्सिंग इंटरवेंशंस में क्या होगा, मोस्टली ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत एंजियस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो उनमें काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस देने हैं, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देने हैं। क्यों? क्योंकि उनका अटेंशन स्पान जो है वो बहुत कम है, तो उसकी वजह से वो पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस या रूल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस देने हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब भी हम किसी बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, हमारे जो फेवरेबल बिहेवियर है ना उसको इंक्रीज़ करने के लिए होता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड रूटीन। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनाना है जिसको जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो फॉलो करेगा। देन इसमें फैमिली एजुकेशन भी हम लोगों को देनी है, तो नर्सिंग इंटरवेंशंस में ही हम लोग फैमिली एजुकेशन भी देते हैं, जिसमें हम लोग फैमिली को सिखाएंगे, पेरेंट्स को सिखाएंगे कि कंसिस्टेंसी किस तरह से मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सिखाना है। क्रिटिसिज्म अवॉइड करना है, कभी भी ये नहीं कहना कि तुमसे ये नहीं हो रहा, या फिर तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो ठीक से, या तुम बाकी बच्चों जैसे नहीं हो, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। क्रिटिसाइज़ नहीं करना है कभी बच्चे को, हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो रखनी है हमें बच्चे से। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि एक दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो अपने लेवल पर ही ठीक हो सकती हैं, अपने लेवल पर ही काम करेंगी, तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ ADHD। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ आई है या आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मुझे कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस आप सजेस्ट करिए इस बच्चे के लिए। अगर कोई ADHD का पेशेंट है, ADHD का पेशेंट अगर आप लोगों ने देखा है, तो उसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, सो दैट हम लोगों को आपस में इंटरेक्ट करने का मौका मिले। सो बाय बाय, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।